दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारी जो सीरीज है जो कि बाल मनोविज्ञान पर एमसीक्यू सीरीज चल रही है हॉस्टल वार्डन के लिए, उसमें आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है मेरा क्रिएटिविटी, यानी कि रचनात्मकता पर हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि उससे कैसे क्वेश्चन जो है वो पुराने एग्जामिनेशन में वो पूछे गए हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सीजी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग लगा के देखेंगे, जो भी रचनात्मकता वाले क्वेश्चन होंगे। और यदि आप लोगों को क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के नहीं मिल रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, मैं क्वेश्चन जो है वहां प्रोवाइड कर दूंगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की सबसे अच्छा तरीका नहीं है। जो कैच है ना वो मेरा नहीं है और उसके हिसाब से देखते हैं। छात्रों से अपने आसपास के दैनिक जीवन का निरीक्षण करने और इसके बारे में प्रश्न पूछने के लिए कहना, ये ठीक है। मतलब वो उनका दैनिक जीवन से तो कहीं ना कहीं उनकी क्रिएटिविटी निकल कर आएगी कि उनको क्या समस्या सही में दिख रहा है कि एक्चुअल में वो समस्या है कि नहीं। दूसरा है, छात्रों को शिक्षकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के बजाय स्वयं प्रश्न पूछने के लिए कहना, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि सर वो स्वयं से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि वो अपनी रचनात्मकता को दिखाना चाह रहे हैं कि सर उनमें कितना समझ बना है और वो और कौन से प्रकार से क्वेश्चन को वो अपने अंदर से देख पा रहे हैं कि सर ये सभी क्वेश्चन मुझे अभी भी समझ में नहीं आया है। उन्हें उपयुक्त समस्याओं की पहचान करने के लिए कहना, ये देखो समस्याओं की पहचान करना ही तो हर एक चीज का क्या होता है, पहला स्टेप होता है, तो इसलिए ये भी सही है। छात्रों को अभिसारी चिंतन सोच की उन्मुख कराना, अब ये थोड़ा सा एक नया समझ में आया कि सर ऐसा कुछ चीज ना, अब ये समझ में यदि कोई पहली बार वीडियो देख रहा होगा तो शायद उसको दिक्कत हो रही होगी। तो ऐसा है ना कि उस दिक्कत को मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं कि क्या होगा। अब देखो, चिंतन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार? एक होता है मेरा अभिसारी चिंतन, ठीक है, और एक होता है मेरा कौन सा, मेरा होता है अपसारी चिंतन। अब इन दोनों में क्या है, अभिसारी चिंतन जो है वो केवल और केवल बुद्धि को दर्शाता है कि सर एक प्रकार का चिंतन कर सकता हूं, मुझे कोई समस्या दिखा, मैं उसका मैं चिंतन करके समाधान निकाला। अपसारी चिंतन आपकी क्रिएटिविटी को बताता है, मतलब ये आपके रचनात्मकता को बताता है, ठीक है। मतलब ये बोलता है कि समस्या एक है लेकिन क्या मैं उसके अलग अलग पहलू, अलग अलग समाधान को खोज सकता हूं। वो आपका कौन सा चिंतन है? वो आपका अपसारी चिंतन है। तो इसीलिए जब भी कोई रचनात्मकता की बात करेगा या सृजनात्मकता की बात करेगा, दोनों एक ही चीज है, तब हम लोग हमेशा किसकी ओर जाएंगे? हम लोग हमेशा अपसारी चिंतन की ओर जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या लिखा था? अभिसारी, और क्वेश्चन में लिखा गया है रचनात्मकता, तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं है लेना है, तो वो कौन सा हो जाएगा? छात्रों की अभिसारी सोच को उन्मुख करना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलता हूं कि वो क्या कहता है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार ये सृजनात्मक लिखा है, वही क्रिएटिविटी है। बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? अगेन ये क्वेश्चन पे नहीं है बोला गया है, ठीक है। चिंतन में समानुभूति, समस्या के बहुविध उत्तर, यानी कि ये अलग अलग उत्तर की बात कर रहा है, मतलब ये बेटर ऑप्शन है, ये ठीक है। लचीलापन, ये तो एक उसका फैक्टर ही है, तो ये भी ठीक है, लचीलापन भी ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यार समानुभूति जो है ना वो नहीं हो सकता। अगर यार उसके थॉट में वही सिंगलनेस है, वही सेम सेम बात है जो सब जगह देखने को मिल रहा है, तो यार वो किसी प्रकार से क्रिएटिविटी को नहीं दर्शा रहा है, वो तो फिर एक प्रकार के बुद्धि को दर्शा रहा है कि सर वो समस्या का समाधान खोज लेता है, लेकिन वो केवल क्या करता है? दूसरों को देखकर करता है। समानुभूति जो है वो रचनात्मकता का एक गुण नहीं हो सकता है। तीसरे क्वेश्चन की ओर जाता हूं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है? ये क्वेश्चन जो है ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें यह बोला गया है कि उसकी क्या विशेषता होती है। इसको जानने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि यार अगर ये जानना है, समझना है ये कैसे होता है, तो आपको याद रखना होगा कि सर क्रिएटिविटी जो होता है, रचनात्मकता होता है, उसके चार अलग अलग तत्व होते हैं। क्या होते हैं? मैंने कहा उसके चार अलग अलग तत्व होते हैं। याद रखने के लिए FFOE, ठीक है। मतलब क्या है? एक तो मेरा होता है फ्लुएंसी। क्या होता है? फ्लुएंसी, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रवाहता, ठीक है। उसके बाद फ्लुएंसी के बाद क्या होगा मेरा? सेकंड होगा मेरा फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि सोच में क्या होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए। उसके बाद होती है ओरिजिनैलिटी, यानी कि उसकी सोच में होनी चाहिए क्या? मौलिकता। अगर मौलिकता नहीं होगा, नयापन नहीं होगा, तो कैसे होगा? फिर यार उसका एलाबोरेशन, अगर उस अपने सोच को, आइडिया का वो विस्तारण नहीं कर पाएगा, तो मैं कैसे बोलूंगा कि वो रचनात्मकता? अगर कोई व्यक्ति रचनात्मक है तो उसमें ये चार गुण देखने को मिलेंगे। फादर ऑफ क्रिएटिविटी एक व्यक्ति को बोलते हैं हम लोग, मतलब जो रचनात्मकता के जो जनक है, और उस जनक को हम लोग बोलते हैं क्या मालूम? पॉल
टॉरेंस। क्या बोलेंगे भाइयों? पॉल टॉरेंस। और पॉल टॉरेंस ने ही 4 तत्वों के बारे में बताया है कि 4 तत्व जो है वो रचनात्मक बच्चों में पाए जाते हैं। ये चारों तत्वों को देखा जाता है। तो अब यहां पर से अब ये क्वेश्चन ना आपके लिए एकदम हलवा बन गया कि सर शुद्धता जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? शुद्धता हो जाएगा। सृजनात्मक समस्या समाधान का एक चरण है जिसमें एक व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, और वैसे ही हम इसको अभी डील भी करने वाले हैं। वो कौन सा चरण है जहां पर एक व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है? ठीक है, क्वेश्चन नहीं देता है तो यार थोड़ा उस हिसाब से आप लोग सोचेंगे भी। अब ऐसा है ना कि इसके भी मैंने कहा ना कि एक व्यक्ति आया यार, अब व्यक्ति का नाम रहा क्या? ग्राहम वॉल्स। ठीक है, और ग्राहम वॉल्स ने बोला जब आप क्रिएटिविटी की ओर गुजर रहे होते हो ना तो आपको 4 अलग अलग स्टेप को देखने को मिलता है। और ग्राहम वॉल्स को आइडिया कैसे आया ये मैंने अपने वीडियो में बताया क्रिएटिविटी वाले में कि आइडिया कैसे आया। तो आपको याद होगा यार कि इसके अलग अलग आइडिया आए थे। सबसे पहला आइडिया था, दूसरा आइडिया था, तीसरा आइडिया था, चौथा आइडिया था। पहला आइडिया था कि यार प्रिपरेशन होगा सर। ठीक है, पहला आइडिया क्या था कि सर ऐसा है कि तैयारी होता है। तैयारी के बाद आपको याद है कि यार फिर वो जो हम लोग इंक्यूबेशन में चले जाते हैं, यानी कि उद्भवन में। तीसरा याद होगा कि यार हम लोग इल्यूमिनेशन पे चले जाते हैं, जब अचानक से आपको वो आइडिया जो है वो याद आता है, जिसको हम लोग एक्चुअल में रोशनी बोलते थे, या फिर जो भी आपको आइडिया अचानक से याद आना। और फिर लास्ट में तो यार वेरिफिकेशन, या कोई भी आइडिया हो उसका यार प्रमाणीकरण होना जरूरी है। ठीक है, अब याद रखना इसके पहले जो मैंने बताया है ना वो 4 फैक्टर थे, तत्व थे, जो किसने दिए थे? जो मेरे जो मेरे पॉल टॉरेंस ने दिया था। अभी जो मैं बता रहा हूं ना दोस्तों, ये मेरा क्या है? ये मेरा 4 स्टेप्स है। स्टेप्स को किसने दिया? स्टेप्स को दिया है ग्राहम वॉलेस ने। और यकीन मानिए ये जो 2 टॉपिक मैंने आपको बताया है, इससे आपका जो पूरा क्रिएटिविटी है ना वो पूर्ण तरीके से क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो यहां पर अब मैंने क्या कहा? अब देखो, पहला में था कि तैयारी करना। उद्भवन में व्यक्ति जो है ना उस समस्या को सोचना बंद कर देता है। वो अब क्या करता है? दूसरा काम करना चालू करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आपके दिमाग में वो अभी भी वो समस्या जो हो चल रही है, अचानक से याद आना को बोलते हैं रोशनी, इल्यूमिनेशन। तो ये बोल रहा है कि ध्यान नहीं देता है। तो ध्यान नहीं देने वाला जो पार्ट है वो मेरा इंक्यूबेशन है, वो मेरा उद्भवन है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं ये सेशन मजा आ रहा होगा। अगले में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगेन क्वेश्चन का कैच नहीं है। सृजनशीलता किसी भी कला में एक मौलिकता होती है। मौलिकता तो होती है, मुझे पता है, सही बोल रहे हैं सर, क्योंकि हमने उसके फैक्टर्स में देख लिया है। के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस ऑप्शन के लिए यार। सृजनशील किसी पूरा किए गए काम का एक नया परिणाम है, मतलब ये मौलिकता की बात कर रहा है क्या? और मौलिकता तो एक तत्व है, तो ये सही हो जाएगा। सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर यार उसका कोई प्रमाणीकरण नहीं होगा, अगर कोई इस्तेमाल नहीं होगा, तो वो क्रिएटिव आइडिया का मैं क्या करूंगा? तो इसके लिए चिंतन आवश्यक नहीं गलत है, क्योंकि आपको पता है कौन से प्रकार के चिंतन जो है वो आवश्यक है। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसके अनुसार सृजनात्मक 5 तत्वों का गुणात्मक योग का नाम है? इसके लिए आपको मेरी बुद्धि वाली वीडियो को आपको देखना पड़ेगा एक बार, जो मैंने शिक्षक भर्ती के लिए पढ़ाई होगी या हॉस्टोडन के लिए। बुद्धि वाले में आपको पता है कि यार इसका आंसर जो है एक ही व्यक्ति है, वो मेरा जेपी गिलफोर्ड है। एक सफल नेता, एक व्यक्तित्व का क्वेश्चन गलती से आ गया है, उसको इग्नोर करिए। अच्छा, एक मुझे समस्या है कि आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यार सब्सक्राइब नहीं करने वाले भी वीडियो मेरे को 43.2% लोग देख रहे हैं। तो यदि आप यहां तक पहुंचे तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे। बुद्धि और रचनात्मकता में कैसा संबंध पाया जाता है? बिल्कुल यार, जिसकी ना ऐसा है ना कि यार बुद्धि और रचनात्मकता में आपको हमेशा एक पॉजिटिव, अच्छी बुद्धि वालों की मैं देखता हूं यार अच्छी रचनात्मकता भी होती है। मतलब गारंटी नहीं है, एकदम हर शत प्रतिशत सच बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे देखने को ये मिलेगा ही। तो इसीलिए इस प्रकार को मैं बोलूंगा कि सकारात्मक, एक पॉजिटिव है, एक अफर्मेटिव है, कि यार दोनों में एक पॉजिटिव रिलेशन है, एक सकारात्मक संबंध है। रचनात्मकता या सृजनात्मकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, किस वर्ष की अवस्था में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है? और ये क्वेश्चन जो है ना घुमा देने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है सकारात्मक है। घुमा देने वाला क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि कई लोगों को लग रहा होगा कि यार इसका आंसर ना 18 होगा। मैं पहले ही कह रहा हूं दोस्तों, इसका आंसर जो है वो 30 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कई बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट लोगों ने माना कि यार 25 से 30 के बीच में ये अपने चरम सीमा पर होती है, और कई मनोवैज्ञानिकों ने माना कि 30 के बाद क्रिएटिविटी जो घटती जाती है। हालांकि एकदम प्रमाणिक वो नहीं है मेरे पास कि यार मैं एकदम 100% कैसे बोल रहे हो सर, बट कई बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बोल रहा हूं कि इसका आंसर 30 लेना, क्योंकि 25 की 30 को क्रिएटिविटी का पीक एज माना गया है। ठीक है, उसके आगे चलता हूं।
सृजनात्मकता को किस रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार। अब सारी चिंतन हम सृजनात्मकता को बोलते हैं। अब सारी चिंतन एक प्रकार के मेरे डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहे हैं, तो ये सही होगा। नवीनता याद है, मौलिकता, ओरिजिनलिटी, बिल्कुल मौलिकता ओरिजिनलिटी, जो कि बिल्कुल सीखता है। नवीनता यानी कुछ नयापन, तो ये भी ठीक है यार, क्रिएटिविटी के लिए नयापन होना जरूरी है। बुद्धि और रचनात्मकता दोनों अलग अलग चीज है, दोनों के चिंतन में फर्क पाया था भैया। इसमें केवल अभिसारी चिंतन है, उसमें अपसारी चिंतन भी है। तो इसका जो आंसर है वो मेरा बुद्धि हो जाएगा। सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बोला इस बार, नहीं है, नहीं बोला है, सही है। व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान उतना ही अधिक रचनात्मक। थोड़ा ठीक भी लग रहा है, तो रुकते हैं इस पे। बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का सही मापन हो सकता है। गलत है यार, आप बुद्धि नाप के रचनात्मकता को नहीं नाप सकते। क्रिएटिविटी के टेस्ट के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। मतलब बहुत सारे अलग अलग टीन के टेस्ट, बहुत सारे अलग अलग टेस्ट आए हैं जो कि केवल क्रिएटिविटी को नापने के लिए है। टॉरेंस ने अलग अलग टेस्ट निकाले थे, ठीक है। सृजनात्मक होने के लिए प्रायः औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए, ये थोड़ा ठीक है। बुद्धि परीक्षणों एवं रचनात्मक के परीक्षणों के विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं, ये गलत है। ऐसा नहीं भाई, उनके विषय वस्तु में अंतर है। बुद्धि अलग चीज का डिमांड करता है और क्रिएटिविटी अलग चीज का डिमांड करता है, तो दोनों का परीक्षण सेम नहीं हो सकता, दोनों के विषय वस्तु में अंतर होगा। व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान है उतना ही अधिक सृजनात्मक है, ये कोई एकदम लिखित स्टेटमेंट नहीं है, लिखित नहीं है एकदम। ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है 100% सही है, जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो रचनात्मक है, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि ऐसा हमेशा होगा। उसके वजह यहां पर लिखा है प्रायः औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए, ये हमको देखने को मिला है यार। जो क्रिएटिविटी निकली है ना, उनकी आईक्यू जो है ना, वो मैं देखा हूं कि 110 से हमेशा ज्यादा निकली है। मतलब ये देखा गया है कि यार आईक्यू जो है वो औसत से थोड़ा ज्यादा है। और ये कई बार मैंने अपने लेक्चर्स में बताया भी है कि क्रिएटिविटी का एक फैक्टर ये है ना कि जो बच्चे होते हैं ना, वो उनकी आईक्यू बहुत अच्छी होती है, तो इसीलिए एक अच्छा फैक्टर ये है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और उम्मीद कर रहा हूं सेशन मजा आया होगा, छोटा रहा होगा लेकिन काफी पावर पैक धमाका नॉलेज रहा होगा। और कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और फिर बाकी हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर की। थैंक यू गाइस।